हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। लास्ट सेशन में हमने हर्षवर्धन के जो एम्पायर है उसके डेवलपमेंट की कहानी को शुरू किया था। मतलब अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमने देखा कि कैसे गुप्ताज ने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन ये जो गुप्ता एम्पायर था, ये 5th सेंचुरी के आसपास आपको धीरे धीरे ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स जैसे कि कुमार गुप्त, स्कंदगुप्त, इनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर वीक सक्सेसर्स की वजह से और बहुत हद तक फ्यूडल सिस्टम फॉलो करने की वजह से भी ये एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। फ्यूडल सिस्टम वैसे तो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा सिस्टम है। हम जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोकल लेवल के इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं उनको राजा का सपोर्ट मिलता है। फ्यूडल सिस्टम जो है उसके वजह से इस एम्पायर का काफी बड़ा एरिया जो है वो रूलर के अंडर आपको डायरेक्टली नहीं नजर आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर डायरेक्टली नजर नहीं आएगा, क्योंकि उन टेरिटरीज के ऊपर मोस्टली फ्यूडल लॉर्ड्स रूल कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ये यहाँ पर किसी भी डायनेस्टी के अंडर जब मौजूद हैं और उस डायनेस्टी में जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो वीक होती जा रही है, राजगद्दी पर बैठने वाला जो रूलर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो यही फ्यूडल लॉर्ड्स अपने आप को फ्री करते हुए नजर आते हैं। ये अपने आप को यहाँ पर मुक्त करते हुए नजर आते हैं और यहीं से हमें पुष्यभूतिज की शुरुआत होती हुई देखने को मिलती है। आइए थोड़ा सा रिपीट करते हैं। हमने बात की थी कि कैसे थानेसर वाला जो रीजन था वहां पर पुष्यभूति नाम के एक फ्यूडल लॉर्ड गुप्तास के अंडर सर्विसेज दे रहे थे। लेकिन जैसे ही गुप्तास वीक होने लगे, पुष्यभूति ने थानेसर को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया और अपनी डायनेस्टी का रूल एस्टैब्लिश किया। इस डायनेस्टी को आप पुष्यभूति डायनेस्टी भी कह सकते हो और इसी डायनेस्टी को आप वर्धान डायनेस्टी भी कह सकते हो। स्क्रीन पर फिलहाल जो आप देख रहे हैं वो है वर्धान डायनेस्टी का फैमिली ट्री, जिसमें हम वर्धान डायनेस्टी में पुष्यभूति जो है उनके बाद नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन को देखते हैं। इसी प्रकार से प्रभाकर वर्धन जो है उनके यहाँ पर हमें 3 बच्चे दिख रहे हैं, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। जब वर्धान डायनेस्टी यहाँ से अपना रूल शुरू कर रही है, उसी दौरान गुप्तास डिक्लाइन हो रहे हैं और गुप्तास का जो रूल है वो बहुत हद तक पाटलिपुत्र तक सिमटता जा रहा है। यूपी का जो वेस्ट वाला हिस्सा है वो मौखरीज के अंडर आ चुका है और बंगाल वाला जो रीजन है वहां पर हमें गॉड रूलर रूलर शशांक देखने को मिलेंगे। इसी तरह से डेक्कन वाला जो हिस्सा है वो आप चालुक्यास के अंडर देखेंगे। यहाँ थोड़ी सी कहानी पलट रही है, थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं, बल्कि ये जो फेज आप देख रहे हो ये ट्रांजिशन फेज भी माना जाता है, जिसमें हम एंशिएंट से मिडिवल की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं, यानी कि प्राचीन से मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ते हैं। तो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है जिसे हमें यहाँ डिस्कस करना है कि कैसे राज्यवर्धन जो है वो मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी आगे चलकर आपको हर्षवर्धन रूलर बनते हुए नजर आते हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें यहाँ देखने को मिलती है और उस स्टोरी को समझने के लिए हमें मालवा की सिचुएशन को भी समझना पड़ेगा। ये है मालवा रीजन जहां पर महासेन गुप्त नाम के रूलर हमें नजर आते हैं। महासेन गुप्त की 2 वाइफ और उनके यहाँ पर आपको पुत्र देखने को मिलेंगे, कुमार गुप्त, माधव गुप्त और देवगुप्त। महासेन गुप्त वैसे तो चाहते थे कि मेरे बाद मालवा का जो राजा है वो कुमार गुप्त बने, ऐसा महासेन गुप्त मानते थे। उनके बाद यहाँ पर कुमार गुप्त नेक्स्ट रूलर बनना चाहिए, लेकिन उनकी सेकेंड वाइफ का बेटा देवगुप्त हमेशा से रूलर बनना चाहता था और इसी वजह से देवगुप्त ने अपने जितने भी कंपिटिटर्स थे, कंटेंडर्स थे, उन सभी को मार दिया और अपना राज मालवा पर स्थापित किया। एक और चीज मैं बता दूं, महासेन गुप्त जब तक राजा रहे उन्होंने अपने नेबरिंग स्टेट्स जो है उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर रखे, लेकिन देवगुप्त इस तरह के रिलेशंस में विश्वास नहीं रखता, अलायंस में विश्वास नहीं रखता। इसी वजह से वो आसपास के नेबरिंग किंगडम्स पर अटैक करने वाला है, यानी यही देवगुप्त कन्नौज वाले रीजन पर मौखरीज पर भी अटैक करेगा। लेकिन मौखरीज पर अटैक करने से पुष्यभूतिज का क्या कनेक्शन है, आइए इसे समझते हैं। असल में जब हम यहाँ पे थानेसर देखते हैं जहां पुष्यभूतिज रूल कर रहे हैं, कन्नौज देखते हैं, मौखरीज रूल कर रहे हैं, तो हमें इनके बीच में एक प्रकार का मैट्रिमोनियल अलायंस बनता हुआ नजर आता है। यहाँ
आप मौखरीज के राजा गृहवर्मन की शादी प्रभाकर वर्धन की पुत्री यानी हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की सिस्टर राज्यश्री से होते हुए देखते हैं। तो यानी राज्यश्री जो है, जो कि थानेसर की प्रिंसेस है, वो मौखरी ट्राइब में मतलब मौखरीज में उनका विवाह हो रहा है, कन्नौज में विवाह हो रहा है। तो एक तरीके से इस प्रकार से आप देखोगे कि कैसे प्रभाकर वर्धन का जो परिवार है यानी कि पुष्यभूतिज हैं वो मौखरीज के साथ कनेक्टेड हैं ड्यू टू मैट्रिमोनियल अलायंस। अब आगे क्या होता है, आगे की कहानी इसी पिक्चर बुक से थोड़ा समझेंगे। आगे क्या होता है कि यहाँ देवगुप्त एक्सपेंशन के चक्कर में मौखरीज पर अटैक कर देता है और मौखरीज पर अटैक ही नहीं करता बल्कि गृहवर्मन को मार भी देता है। राज्यश्री को ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने आप को सबमिट कर दूं, सरेंडर कर दूं, तो शायद मौखरीज का बाकी का किंगडम जो है वो बच जाए। लेकिन देवगुप्त ने न कि सिर्फ राजश्री को किडनैप किया बल्कि मौखरीज पर भी बहुत बुरी तरह के अटैक्स किए और बहुत सारे लोग मारे गए। ऑब्वियस सी बात है कि ये जानकारी थानेसर पहुंचेगी। इस समय में थानेसर के राजा हैं प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे राज्यवर्धन। तो ये पूरी की पूरी जानकारी राज्यवर्धन तक पहुंचती है। आइए यहाँ पे फैमिली ट्री को एक बार फिर से देखें। यहाँ पर हम राज्यवर्धन की बात कर रहे हैं। तो राज्यवर्धन उस समय थानेसर के राजा थे और राज्यवर्धन ने ये प्रण ले लिया कि मैं देवगुप्त को मारकर रहूंगा क्योंकि उसने पूरे फैमिली अलायंस और सारी चीजों को खराब कर दिया है। तो राज्यवर्धन आ रहे हैं और वो देवगुप्त पर अटैक कर रहे हैं और देवगुप्त को मार भी रहे हैं। यानी हमारी कहानी में देवगुप्त जो है उसकी हत्या हो चुकी है। लेकिन जब ऐसा करके यानी कि देवगुप्त को मारकर राज्यवर्धन वापस लौट रहे थे अपने किंगडम में, अपनी बहन को साथ में ढूंढ भी रहे थे, उसी दौरान देवगुप्त का कोई दोस्त है जो राज्यवर्धन पर पीछे से अटैक करता है और वो कोई और नहीं है, वो गौड़ शासक शशांक ही है। शशांक का ये जो अटैक था, इस अटैक से राज्यवर्धन की डेथ हो गई और इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर मिलती है हर्षवर्धन को। तो हमारी पूरी स्टोरी में फिलहाल गॉड रूलर शशांक मौजूद है, हर्षवर्धन मौजूद हैं और राजश्री को कहीं पर कैद किया हुआ है। हर्षवर्धन को ये सारी जानकारी मिली, हर्षवर्धन अपनी सेना के साथ आया, शशांक के साथ युद्ध लड़ा, शशांक को हराया, शशांक को मारा और राजश्री, जिनके बारे में कहा जाता है कि राजश्री वॉज अबाउट टू सुसाइड, हर्षवर्धन ने अपनी सिस्टर को भी बचाया। तो ऐसे ये पूरी कहानी हमें दिखती है जिसमें अंत में राजश्री बचती हैं और थानेसर को हर्षवर्धन एक नए राजा के रूप में दिखते हैं। लेकिन अब हर्षवर्धन जो है वो थानेसर से रूल नहीं कर सकते क्योंकि न कि सिर्फ उन्हें अपना किंगडम प्रोटेक्ट करना है, अपना किंगडम एडमिनिस्टर करना है, बल्कि उन्हें अपनी सिस्टर का किंगडम कन्नौज स्टेट जो है उसे भी संभालना है। तो यहाँ पे हर्षवर्धन को बेहतर ये लगा कि इन दोनों स्टेट्स को जोड़ दिया जाए और इसी के साथ साथ थानेसर से अपना कैपिटल कन्नौज शिफ्ट कर लिया जाए। तो आप यहाँ कैपिटल भी शिफ्ट होते हुए देखोगे, आप यहाँ पे थानेसर से कन्नौज कैपिटल जाते हुए देखोगे। बल्कि अगर आप एक प्रकार से देखें, कन्नौज जो है वो आपको गंगा यमुना इसकी सहायक नदियों के पास मिलेगा यूपी में। और पूरा एंशिएंट पीरियड जो हमने पढ़ा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई कैपिटल रहा है तो वो पाटलिपुत्र रहा है। लेकिन अब हम पाटलिपुत्र से थोड़ा वेस्ट में कैपिटल्स को शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं। तो कन्नौज जो है वो एक नए सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक कैपिटल के रूप में जन्म ले रहा है हर्षवर्धन के समय में। इस तरह से हर्षवर्धन राजा बने। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ने के लिए जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, बहुत सारे सोर्सेज हैं। बाणभट्ट की रचनाएं, बाणभट्ट हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट हैं। हर्षचरित, कादम्बरी। हर्षवर्धन खुद भी एक लेखक थे जिसमें नाग आनंदम, प्रियदर्शिका, रत्नावली उनकी रचनाएं हैं। फिर हर्षवर्धन के समय में हमें यहाँ पर एक चाइनीज ट्रैवलर आते हुए नजर आते हैं जिनका नाम ह्युआन जांग था या जिन्हें आप हेनजांग कह सकते हो। इन्होंने अपनी जर्नल लिखी है, अकाउंट बुक लिखी है जिसे हम शिवकी कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर विली नाम के एक लेखक है जिन्होंने हेनजांग की बायोग्राफी लिखी है और हेनजांग का जो इंडिया में विजिट था उसके बारे में भी अच्छे से डिटेल्स दी हैं। हमारे पास इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज भी हैं
जैसे कि मधुबन इंस्क्रिप्शन, सोनीपत इंस्क्रिप्शन, बानसखेड़ा इंस्क्रिप्शन एंड ऐहोल इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन समय आने पर आपको आगे पता चलते रहेंगे कि किस प्रकार का कंटेंट इन इंस्क्रिप्शंस में दिया गया है। अब थोड़ा-सा बातचीत करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। देखिए, हमने पहले भी एक चाइनीज़ ट्रैवलर के बारे में पढ़ा है। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, गुप्ता डायनेस्टी के काफ़ी पावरफुल राजा। इनके समय में एक चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे, फाहियान। लेकिन हमने ये देखा है कि फाहियान जो है, उनका किसी प्रकार से राजाओं के साथ या कोर्ट्स में आना-जाना नहीं था। मतलब फाहियान राजाओं के कोर्ट्स को विज़िट नहीं करते थे। मोस्टली वो यहाँ पे जनता के बीच रहे हैं और जनता के बीच जिस प्रकार का जीवन देखा, वो सब देखा। फाहियान ये बात सच है कि गुप्ता रूलर्स के बारे में वो अवेयर थे, लेकिन उनके साथ किसी प्रकार का मेल-मिलाप हमें नज़र नहीं आता। पर अब हम यहाँ पे हर्षवर्धन के समय में ह्युआनज़ांग को आते देख रहे हैं एंड ह्युआनज़ांग या हेनज़ांग फाहियान जैसे नहीं है। उनका प्रॉपर कोर्ट्स में आना-जाना है। वो राजा के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में विज़िट करते हैं और हेनज़ांग की अकाउंट बुक सिर्फ सोशो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन नहीं देती हमें वर्धान डायनेस्टी की, बल्कि हमें थोड़ी पॉलिटिकल जानकारी भी देती है। तो ह्युआनज़ांग या हेनज़ांग जो है, इनकी अकाउंट बुक के आधार पर हर्षवर्धन कौन है? आइए देखते हैं। यहाँ पे हेनज़ांग ने बताया है कि हर्षवर्धन शुरू में लॉर्ड शिव के भक्त हुआ करते थे। बल्कि यहाँ पे जो मधुबन और बानसखेड़ा इंस्क्रिप्शंस हैं, उनमें भी यहाँ पर हर्षवर्धन को लॉर्ड शिव का भक्त ही बताया गया है। बल्कि हर्षवर्धन के लिए एक हम टाइटल देखते हैं, शीलादित्य। शीलादित्य का मतलब शील वर्ड का मतलब होता है मोरल्स, वैल्यूज होल्ड करने वाला एक राजा। तो शील आदित्य के रूप में आप इन्हें देखेंगे, आप लॉर्ड शिव के डिवोटी के रूप में देखेंगे। तो हेनजांग की ये जानकारी जो है, इसे बाकी के सोर्सेस के साथ जब हम क्रॉस चेक करते हैं तो हमें पता चलता है ये इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट है कि वो लॉर्ड शिव के भक्त हैं। लेकिन हेनजांग एक ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं। हेनजांग यहाँ पर कहते हैं कि वो पहले लॉर्ड शिव के भक्त थे। हर्षवर्धन पहले लॉर्ड शिव के भक्त थे, लेकिन उसके बाद वो हीनयान बुद्धिस्ट बन गए। वो हीनयान बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में आ गए और उसके बाद उन्होंने हीनयान बुद्धिज्म फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर हेनजांग ये क्लेम करते हैं, ये दावा करते हैं कि जैसे ही हर्षवर्धन की मुलाकात हेनजांग से हुई, वैसे ही हेनजांग महायान बुद्धिस्ट बन गए और उन्होंने भी मान लिया कि गौतम बुद्ध ईश्वर थे, भगवान थे। और उसके बाद हर्षवर्धन ने बहुत सारे चैत्य विहार बनाना शुरू कर दिया, स्तूप बनवाए। ये सब हेनजांग की अकाउंट बुक से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि मेजर एरिया हेनजांग की जो अकाउंट बुक का है, उसमें महायान बुद्धिज्म को प्रेज किया गया है। तो कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि हेनजांग बहुत सारा कंटेंट इसलिए भी लिख रहे हैं कि वो बुद्धिज्म को, महायान पर्टिकुलर महायान बुद्धिज्म जो है उसको प्रेज कर सकें, और बहुत कंटेंट एग्जैजरेटेड भी लगता है। ये सारी बातें इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं इंडिया में जो हर्षवर्धन के पीरियड से जुड़े हुए इंस्क्रिप्शंस की बात करूं, तो वहां पर हमें ये जानकारी नहीं मिलती है कि वो लॉर्ड शिव के भक्त हैं और बाद में बुद्धिस्ट बन जाते हैं। लेकिन हेनजांग ये क्लेम कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं। खैर, एक बात जो हेनजांग की अकाउंट बुक और यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस जो हमारे पास मौजूद है उसमें दी गई है, वो है हर 5 साल में रिलीजियस गैदरिंग। हर्षवर्धन एक ऐसे राजा थे जो कि अलग अलग रिलीजन से जुड़े हुए जो स्कॉलर्स हैं, उनकी गैदरिंग करवाते थे, उनकी मीटिंग करवाते थे, उनका सम्मेलन करवाते थे हर 5 वर्ष में। इसकी जानकारी हेनजांग की बुक में भी मिलती है और हर्षवर्धन के इंस्क्रिप्शंस में भी मिलती है। ये जो 5 साल में गैदरिंग्स होती थी, इनका मकसद ये होता था कि अलग-अलग रिलीजन के जो स्कॉलर्स हैं, वो आएँ और अपना ज्ञान बाँटें, एक फ्रूटफुल डिस्कशन हो, एक दूसरे की फिलॉसफी से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। यहाँ पर कुछ ऐसे सम्मेलन, असेंबली या मीटिंग्स हुई हैं, जो काफ़ी पॉपुलर है और हेनजांग की अकाउंट बुक में उनका ज़िक्र भी किया गया है, जैसे कि कन्नौज असेंबली। हेमजांग इसके बारे में अपनी किताब में भी लिखते हैं। कन्नौज असेंबली आप इसे कह सकते हो। कन्नौज असेंबली की जब हम बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि ये असेंबली बुलाई गई थी हेमजांग को ऑनर करने के लिए।
तो आप इमेजिन कीजिए कि हेनजांग जो हैं वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच बैठे हैं। बहुत सारे लोग आए हैं क्योंकि ये रिलीजियस गैदरिंग है, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे राजा देखने को मिलेंगे। 20 राजा आए हुए थे। हज़ारों स्कॉलर्स नालंदा से आए हुए थे, नालंदा यूनिवर्सिटी से। लगभग 300 हीनयान डिवोटीज़, हीनयानीज़ आए हुए थे। महायानीज़ आए हुए थे। 300 ब्राह्मण्स एंड जैन्स आए हुए, तो अलग-अलग आए हुए थे। तो अलग-अलग आप यहाँ पे देख रहे हो रिलीजन और फिलॉसफी से जुड़े हुए लोग इस असेंबली में मौजूद थे। तो ये एक प्रकार की वैसी ही रिलीजियस असेंबली थी जैसी हर्षवर्धन अक्सर बुलाया करते थे। लेकिन इसकी एक खास बात और थी जो बताई जा रही है हेनजांग के द्वारा कि ये हेनजांग को ऑनर करने के लिए बुलाई गई। अब मान लीजिए स्टेज लगा हुआ है और हेनजांग जो है उनको स्टेज पे बुलाया जा रहा है, राजा उनको कुछ तोहफे दे रहे हैं और उसके बाद हेनजांग को कहा जाता है कि आप 2 शब्द कहिए। आप इतनी दूर से आए हैं बुद्धिस्ट साइट्स को विजिट करने, बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ने, उन्हें ट्रांसलेट करने। तो हम ऑनर्ड फील कर रहे हैं। आप यहाँ पर सबके सामने, सबके समक्ष हैं, तो 2 बात ज़रूर कहिए। अब ऐसा इमेजिन करो कि हेनजांग को जैसे ही ये चांस मिला, हेनजांग ने स्टेज पर ही महायान बुद्धिज्म का बखान करना शुरू कर दिया, मतलब उसके प्रेज में बोलना शुरू कर दिया, ये कहना शुरू कर दिया कि महायान बुद्धिज्म तो सारी फिलॉसफी से सुपीरियर है। इतने में बाकी फिलॉसफी से जुड़े हुए स्कॉलर्स भड़क गए, बाकी रिलीजियस स्कॉलर्स को गुस्सा आ गया और यहाँ पर चेयर, कुर्सियाँ टूटने लग गई और हम एक चीज़ और देखते हैं कि वो जो पूरा टेंट लगा हुआ था उसमें आग भी लगा दी गई। तो हम आगजनी जैसी यहाँ पर केस देखते हैं कन्नौज असेंबली में। तो ये कन्नौज असेंबली काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। हेनजांग इस असेंबली के बारे में और भी बहुत सारी बातें कहते हैं। कहते हैं कि इस कन्नौज असेंबली में गौतम बुद्ध का एक गोल्ड का बहुत बड़ा स्टैचू था। इसके साथ-साथ इस कन्नौज असेंबली में लॉर्ड शिव और लॉर्ड विष्णु के स्टैचू भी थे, लेकिन गौतम बुद्ध के मुकाबले वो साइज में छोटे थे, जो सिंबॉलिकली ये दिखाते हैं कि बुद्धिज्म बहुत महान है। और अगर हम लॉर्ड शिव और लॉर्ड विष्णु की बात करें तो ऐसा लग रहा था मानो वो गौतम बुद्ध के अटेंडेंट्स हों। ऐसी बातें हेनजांग अपनी बुक में लिख रहा है। तो हेनजांग महायान बुद्धिज्म में पूरी तरह से समाये हुए हैं ऐसा मान लीजिए और इन्हें बहुत पसंद है अपनी फिलॉसफी जो वो फॉलो करते हैं और उनकी राइटिंग्स में भी ये चीज़ बहुत झलकती है। ऐसी ही एक असेंबली है अलाहाबाद असेंबली। आप इलाहाबाद कह सकते हैं, आप प्रयागराज कह सकते हैं, वहाँ पर भी ऐसी असेंबली हुई थी। लेकिन ये हेनजांग की वजह से पॉपुलर नहीं है। ये इस कारण से पॉपुलर है कि कहते हैं हर्षवर्धन ने इसमें इतना ज़्यादा डोनेशन किया था अलग-अलग रिलीजियस स्कॉलर्स और थियोलॉजियंस को कि उनका पूरा ट्रेजर चेस्ट खाली हो गया था। तो इस प्रकार की गैदरिंग्स, रिलीजियस गैदरिंग्स बुलाना हर्षवर्धन करते थे और उनका मकसद ये रहता था कि वो यहाँ थोड़ा अलग-अलग फिलॉसफी से जुड़े हुए जो स्कॉलर्स हैं, उनसे बातचीत करें, ज्ञान प्राप्त करें, नॉलेज एक्वायर करें, गेन करें, ये सब दिखता है। ठीक है? सो इस तरीके से राजा जो है, वो इस प्रकार की असेंबलीज़ बुला रहा है। हर्षवर्धन जैसे मैंने आपको कहा कि पॉलिटिकल जानकारी दे रहे हैं पर सोशो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन भी देते हैं हमें। वो बताते हैं कि कैसे ब्राह्मण्स और क्षत्रिय बहुत ही सिंपल लाइफ जी रहे थे, जबकि बहुत से पुरोहित जो थे और मंत्रिमंडल जो हुआ करता था वो लग्जरियस लाइफ जीता था। इस समय तक आते-आते शूद्र जो हैं वो एग्रीकल्चरलिस्ट बन गए, यानी कि खेती-बाड़ी करने लग गए और इसी कारण से शूद्र और वैश्य जो है उनके बीच में जो एक गैप था, एक लाइन थी, वो धीरे-धीरे ब्लर होने लगी। क्योंकि वी ऑल नो कि एग्रीकल्चरलिस्ट वैश्य वर्ण में आते हैं। तो अगर शूद्र भी खेती-बाड़ी करेंगे, तो वो वैश्य वर्ण से एक प्रकार से जुड़ जाएँगे, उनके बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा। हेनजांग यहाँ पे अनटचेबल्स की स्थिति काफ़ी खराब बताते हैं, जैसा कि गुप्ताज़ के समय में था, वैसी ही चीज़ें यहाँ भी कंटिन्यू हो रही हैं। अनटचेबल्स को गाँव के बाहर रहना पड़ता है, उन्हें गाँव में दिन में एंट्री नहीं है, वो रात को आएँगे, ड्रम्स बजाते हुए आएँगे और उन्हें प्रदूषण यानी कि दूषण पॉल्यूशन जो है उसके समान माना जा रहा है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें हेनजांग की अकाउंट बुक से मिलती है, चाहे राजा के बारे में हो, चाहे यहाँ पर इकोनॉमी, सोसाइटी के बारे में हो। इसी के साथ-साथ जब हम यहाँ पे हेनजांग और दूसरे बहुत सारे जो सोर्सेज़ हैं, उनको रेफ़र करते हैं, तो हमें समझ आता है कि हर्षवर्धन के समय में लैंड ग्रांट्स वर क्वाइट कॉमन।
जो पुरोहित हैं उनको लैंड ग्रांट्स देना, ये काफी कॉमन था। बल्कि वो अपने मंत्रियों को, अपने ऑफिशियल्स को कैश में पेमेंट नहीं देते थे, वो जमीन का टुकड़ा दे देते थे जहां से ये ऑफिशियल्स टैक्स कलेक्ट करते थे और वही टैक्स उनकी सैलरी होती थी। हेनजांग बताते हैं कि हर्षवर्धन के एम्पायर में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं था, क्योंकि हेनजांग का सामान काफी बार चोरी हुआ है, मतलब रॉबरी थी। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा नहीं था, चोरियां होती रहती थी। हेनजांग का सामान भी काफी बार चुराया गया, ऐसा हेनजांग अपनी अकाउंट बुक में लिखते हैं। हेनजांग अगेन देखना, हाँ, महायान बुद्धिज्म कैसे वो उसको सुपीरियर दिखा रहे हैं अपने टेक्स्ट में। हेनजांग कहते हैं कि पहले क्या होता था, पहले हर क्राइम के लिए आप बहुत सारी अलग अलग तरह की पनिशमेंट्स देखेंगे और वो सारी पनिशमेंट्स जो है वो सिवियर होती थी, मतलब बहुत ही भयानक। जैसे कि अगर मैं रॉबरी की बात करूं, किसी ने चोरी कर ली तो उसका हाथ काट दिया जाता था। इस तरह की सिवियर पनिशमेंट हर्षवर्धन देते थे। लेकिन हेनजांग ये क्लेम करते हैं कि जैसे ही हर्षवर्धन ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया और बुद्धिस्ट फिलॉसफी को फॉलो करना शुरू किया, बुद्धिज्म के वो इन्फ्लुएंस में आए, वैसे ही यहाँ पर पनिशमेंट्स चेंज हो गई। पनिशमेंट्स जो है वो लेस लेथल हो गई, ऐसा कह सकते हैं हम। एक तरह से हाथ पैर काटने की बजाय यहाँ पर जेल में डाला जाने लगा। तो ये भी यहाँ पे हेनजांग ही अपनी बुक में बता रहे हैं। एक और खास बात जो हर्षवर्धन के समय में हमें नजर आती है, वर्धांस के समय में हमें नजर आती है, वो ये है कि पहले के टाइम पे यहाँ पर हमने जितनी भी डायनेस्टीज वगैरह डिस्कस की है, उसमें मोस्टली राजाओं से जुड़े हुए रिकॉर्ड्स काफी आसानी से मिल जाते हैं। जैसे आपने बहुत सारे रूलर्स की प्रशस्ति देखी। लेकिन जब हम लोकल लोगों की बात करते हैं तो उनसे जुड़े हुए डायरेक्ट रिसोर्सेज मिलना काफी मुश्किल है। जैसे फाहियान और हेनजांग आए एज ट्रैवलर्स, तो उनसे उनके रिकॉर्ड्स हम रेफर कर रहे हैं, उनके अकाउंट बुक्स हम रेफर कर रहे हैं। पर हर्षवर्धन के समय से हमें यहाँ पर पब्लिक रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं, आम जनता भी रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है। किस तरीके के रिकॉर्ड्स हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में अ, आप रोज दूध खरीदते हैं, ठीक है, दूध वाला आता है और वो आपको दूध ऐसे बोल में या किसी प्रकार के कंटेनर में देके जाता है। तो आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जो है वो कैलेंडर में मार्क करती हैं कि आज के दिन हमने दूध लिया, या फिर आप ब्रेड जो है वो ब्रेड देकर जाते हैं आपको और आप यहाँ पे रोज मार्क करते हो कैलेंडर में। ये क्या है? ये एक प्रकार का रिकॉर्ड है। इसी की सहायता से मंथ के लास्ट में बिल बनेगा और वो पेमेंट आपको यहाँ पे दूध वाला ब्रेड वाले जो है उनको, भैया अंकल को, भैया को देनी होगी, है ना? तो ये क्या है? ये एक प्रकार का रिकॉर्ड है ना? इस तरीके के रिकॉर्ड्स हमें जनता के मिले हैं और ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये जो आर्काइव्स हमारे पास मौजूद हैं, इन्हें हम नीलू पितू कहते हैं। ये एक टर्म है, आप इसे याद रख सकते हैं। हम वर्धान डायनेस्टी से जुड़े हुए एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पिछले एपिसोड्स में हमने गुप्ता से जुड़ा हुआ जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, एग्जैक्टली सेम आपको यहाँ पर भी नजर आएगा। यहाँ पर भी फ्यूडल सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, यहाँ पर भी डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर भी एम्पायर जो है उसको प्रोविंस में बांटा जा रहा है। प्रोविंस को हम उपरिका कहते हैं, फिर यहाँ पर विश है, फिर विथि, और उसके बाद आप यहाँ पे ग्राम यानी कि गांव देख रहे हो। तो इस प्रकार से जैसे आपने गुप्तास का एडमिनिस्ट्रेशन देखा, सेम लाइंस पर वर्धांस जो हैं वो भी अपनी टेरिटरी को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। लेकिन इनकी सेना काफी बेहतरीन थी और इसकी जानकारी हर्षवर्धन देते हैं। ये डेटा हर्षवर्धन की बुक से पाया गया है कि इनके पास लगभग 1 लाख के आसपास घोड़े हैं, 60,000 के आसपास एलिफेंट्स हैं और बहुत बेहतरीन घुड़सवार सेना भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोसाइटी। थोड़ा समाज के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम सोसाइटी देखते हैं तो अगेन आपको वर्ण व्यवस्था और कास्ट सिस्टम, जाति और वर्ण दोनों देखने को मिलेगा, दोनों सिस्टम फॉलो किया जा रहा था। महिलाएं जो है, विमेन जो है, उनकी कंडीशन डिक्लाइन हो गई है इस टाइम तक आते आते। जैसे आप यहाँ पर स्वयंवर होता हुआ नहीं देखेंगे, माफ करें, विडो जो है उनको रीमैरी करना अलाउड नहीं है। डॉवरी का सिस्टम काफी कॉमन हो गया है और सती प्रैक्टिस भी होती है। तो ये गुप्तास के समय में जो हमने महिलाओं की कंडीशन देखी थी,
उसी को एक तरह से आप कंटिन्यू होता हुआ देखोगे। स्वयंवर नहीं है, विडो मैरिज नॉट अलाउड, डॉवरी महिलाओं को साधन समझा जा रहा है जो बहुत सारी डॉवरी लेकर आएगी, सती प्रैक्टिस हो रही है, ये सब चीजें। हमने हर्षवर्धन की अकाउंट बुक में इससे जाना कि वर्धांस के टाइम पर 3 तरीके से डेड बॉडीज को डिस्पोज किया जाता था। सबसे कॉमन तरीका क्रीमेशन, शरीर को अग्नि देना, ठीक है, चिता को अग्नि देना क्रीमेशन है। वाटर बरियल का मतलब होता है जल समाधि, जल यानी पानी। काफी बार है ना, इवन इट इज क्वाइट कॉमन आज के समय में भी नेवी में आपको देखने को मिलेगा काफी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई शिप है, वो समुद्र में कहीं अटक गई है और वो यहाँ तट पर नहीं आ पा रही है और उसी बीच किसी की मृत्यु हो जाती है, तो अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज है जिससे उस व्यक्ति को तट तक लाया जा सकता है, उसके शरीर को बचाया जा सकता है, उसके परिवार तक पहुंचाया जा सकता है और उसके बाद उस बॉडी को डिस्पोज किया जा सकता है। लेकिन पहले इतने संसाधन नहीं होते थे, तो अगर शिप कहीं पर अटक गई समुद्र के कहीं बीचों बीच, तो मोस्टली यहाँ पर डेड बॉडीज को वाटर बरियल दे दिया जाता था, यानी कि उनको पानी में छोड़ दिया जाता था। तो वाटर बरियल के एग्जाम्पल्स भी हमें दिखता है। ऐसे ही एक्सपोजर इन वुड्स, मतलब कि जंगलों में शरीर को छोड़कर आ जाना, धीरे धीरे करके उस शरीर पर आसपास के जो भी आप यहाँ पे पशु पक्षी पंछी हैं वो फीड करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके पेड़ पौधे जो हैं वो शरीर को कवर कर लेंगे। इस तरीके से भी डेड बॉडीज को डिस्पोज किया गया है। ये सब इंफॉर्मेशन हमें हर्षवर्धन के समय में हेनजांग जो आए थे उन्हीं की बुक से पता चलती है। तो महिलाओं की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, अनटचेबल्स की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, पर शूद्र जो है वो खेती करने लग गए हैं और डेड बॉडी के डिस्पोजल के अलग अलग तरीके भी हमें नजर आते हैं। ये जो समय आप देख रहे हो, ये जो टाइम आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये एक ऐसा समय माना जाता है जिस समय वेस्ट में रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था और रोमन एम्पायर के साथ ही इंडिया में अलग अलग पोर्ट्स की सहायता से ट्रेड किया गया है। तो रोमन एम्पायर अगर डिक्लाइन होता है तो उसी का असर हमें भारत में भी देखने को मिलता है और हमें वर्धांस के समय में ट्रेड में डिक्लाइनेशन नजर आएगा। ट्रेड के डिक्लाइनेशन को समझने के दूसरे भी तरीके हैं। जैसे हमें वर्धांस के समय में बहुत सारे होर्डेड कॉइन्स मिले। होर्डिंग का मतलब क्या होता है? होर्डिंग का मतलब होता है जमाखोरी। अगर आप आज के समय में भी दुनिया की इकोनॉमी को समझोगे या फिर हम एक मनुष्य जो है उसकी पेक्युलर हैबिट को समझें, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी हम किसी भी तरह की इंस्टेबिलिटी को फेस करते हैं, तो हम होर्डिंग शुरू कर देते हैं। जैसे कोविड के समय में जब सारी दुकानें वगैरह बंद हो गई, तो आपने बहुत यहाँ पे लोगों ने बहुत सारे मैगी के पैकेट्स वगैरह जैसे होर्ड कर लिए थे, जमाखोरी कर ली थी। उन्हें ये लगने लगा था कि पता नहीं ये दुकानें फिर कब खुलेंगी, कब हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो मिल पाएँगी। तो जमाखोरी जो है वो होर्डिंग जो है वो इंस्टेबिलिटी को भी दिखाती है ना? इसी तरह से जब यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन होती है, इवन बैंक से एटीएम्स बंद हो गए, तो हम यहाँ मान लीजिए 2000 पैसे रुपए निकालना चाहते थे लेकिन हम 5 निकाल रहे हैं। हमें ये डर होने लगता है कि शायद आगे एटीएम ना चले तो, सिचुएशन और खराब हो गई तो उस समय में ये पैसा काम आएगा। तो होर्डिंग जो है वो बहुत हद तक इकोनॉमिकली समाज में यहाँ पर इंस्टेबिलिटी को दिखाती है कि कुछ ऐसा है जो स्टेबल नहीं है, इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, कुछ गलत हो रहा है ऐसा। तो हमें वर्धान डायनेस्टी के पीरियड से जुड़े हुए होर्डेड कॉइन्स मिले, हमें पॉट्स मिले हैं जिनमें कॉइन्स डाल के मिट्टी में दबाया गया उन्हें, ये सोचकर कि आगे अगर स्थिति खराब होती है तो इन कॉइन्स के सहारे हम चीजें खरीद पाएंगे। तो होर्डिंग मिली है, होर्डिंग में अगर कॉइन्स मिल रहे हैं, अगर यहाँ पर जमाखोरी की गई है कॉइन्स की, तो कॉइन सर्कुलेशन में कम है और कॉइन सर्कुलेशन में कम है यानी कि ट्रेड कम हो रहा है और ट्रेड कम हो रहा था क्योंकि रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था। तो वर्धांस के टाइम पे हमें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर
सब पे असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी हम क्राफ्ट प्रोडक्शन कर रहे थे या खेती-बाड़ी में उगा रहे थे, काफ़ी मेजर पोर्शन हम उसका रोमन एम्पायर को एक्सपोर्ट किया करते थे। रोमन एम्पायर के डिक्लाइनेशन का मतलब कस्टमर्स नहीं है, तो हम ये सामान बेचेंगे किसको? इसीलिए यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट और एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी भारी असर पड़ा। हम यहाँ पर सरप्लस में उगाने की बजाय सिर्फ उतना प्रोड्यूस करने लगे जिनकी हमें आवश्यकता है, उससे ऊपर नहीं। तो हम बहुत हद तक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी के रूप में वर्धांस के समय में नजर आते हैं। तो हमने समाज देखा, हमने इकोनॉमी देखी, हमने यहाँ पर थोड़ा पॉलिटी यानी कि हर्षवर्धन के बारे में भी चर्चा की, उनके बारे में डिस्कशन किया। मेजर पोर्शन यहाँ पर हेनजांग की अकाउंट बुक से भी हमें मिलता है। 645 एडी में वो आए थे। इसके ठीक 2 वर्ष बाद 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उनके एंसेस्टर्स ने वर्धमान डायनेस्टी को रूल किया है, और उनके समय में भी हर्षवर्धन के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, आप यहाँ पर 670 एडी में आइजिंग नाम के भी एक चाइनीज ट्रैवलर, एक चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर को आते हुए देखोगे। नाउ एक बहुत ही मेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमें हर्षवर्धन के समय से नजर आती है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हर्षवर्धन से जुड़े हुए इंडिया में जो सोर्सेज हैं वो उन्हें लॉर्ड शिव का भक्त बताते हैं, लेकिन हेनजांग काफी क्लियरली क्लेम करते हैं कि हर्षवर्धन का बुद्धिज्म की तरफ इंक्लाइनेशन था। तो इन सारी बातों से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि यस, इट इज पॉसिबल कि वो लॉर्ड शिव के भक्त रहे और उसके बाद उनका पर्सनल इंक्लाइनेशन बुद्धिज्म की तरफ बढ़ा हो, बट ही वॉज अ टॉलरेंट रूलर। ही वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स एंड फिलोसफीज एज वेल। तो वो अगर बुद्धिस्ट मॉन्क को दान कर रहे हैं, तो उसी तरीके से वो आपको ब्राह्मण्स जो है उनको दान करते हुए भी देखेंगे, डोनेट करते हुए भी दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि गुप्ता डायनेस्टी के राजा कुमार गुप्त ने बनवाई थी, उसको डेवलप करना, उसको मेंटेन करने का काम हर्षवर्धन ने भी किया है। तो ये एक बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था, नालंदा यूनिवर्सिटी, प्रेजेंट डे बिहार में। ये इसके कुछ अवशेष हमें नजर आते हैं। कुमार गुप्त ने इसकी नींव रखी थी, पर इसको डेवलप करना, इसको मेंटेन करना, वो काम हर्षवर्धन ने भी किया है। हर्षवर्धन वॉज वन ऑफ द पैट्रन्स। हर्षवर्धन ने इस यूनिवर्सिटी को, जो कि रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, जिसमें फ्री एजुकेशन दी जाती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता, हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, एंट्रेंस एग्जाम की मदद से यहाँ पर आप एडमिशन होता हुआ देखोगे। इसको मेंटेन कैसे कर रहे हैं हर्षवर्धन? क्योंकि बच्चे तो फीस नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी रेसिडेंशियल फ्री यूनिवर्सिटीज जो है उनको मेंटेन करने के लिए कहीं से तो पैसा आना चाहिए। तो ये देखा गया कि हर्षवर्धन ने नालंदा यूनिवर्सिटी के आसपास 100 से 200 गांव जो थे, उनसे जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, उसका इस्तेमाल किया है नालंदा यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, उसे संभालने के लिए। सो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट पैट्रन्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। और यहाँ से भी हमें थोड़ा हर्षवर्धन का अपना पर्सनल इंक्लाइनेशन बुद्धिज्म की तरफ दिखता है। यही नहीं, अगर आप देखें तो ये जो हमने मैप बनाया है, इसमें आप असम के राजा भास्कर वर्मन को देख पा रहे होंगे। असम के राजा जो भास्कर वर्मन हैं, जो कि अगेन बुद्धिज्म की तरफ थोड़ा इंक्लाइनेशन रखते थे, उनका इन्फ्लुएंस भी हमें हर्षवर्धन पे नजर आता है, बिकॉज वो हर्षवर्धन के एक अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र रहे हैं। राइट? इस नालंदा यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स थे उनको पंडित कहा जाता था, और कुछ पॉपुलर प्रोफेसर्स हमें यहाँ पर नजर आते हैं, जैसे कि धिंगनाग, धर्मपाल, स्थिरमती या फिर शीलभद्र। इस यूनिवर्सिटी में हीनयान और महायान बुद्धिज्म के डॉक्ट्राइन्स पढ़ाए जाते थे, बट अलोंग विद दैट थोड़ा वेदों का ज्ञान, कुछ सांख्य फिलॉसफी, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आर्ट की फील्ड में भी पढ़ाई होती थी। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन संस्कृत हमें देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ जानकारी हर्षवर्धन के पीरियड की, और इसी के साथ साथ ये वाला जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, ये कंप्लीट होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि हर्षवर्धन के कंटेम्प्ररी हमें यहाँ चालुक्यास भी दिखते हैं इस रीजन में, और वहीं जब हम इस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें पल्लव भी देखने को मिलते हैं। तो आप चालुक्यास और पल्लवास को देखेंगे। अगर हम चालुक्यास की बात करें तो चालुक्यास जो हैं वो
हर्षवर्धन के साथ कंटेम्प्ररी रहे हैं। और अगर मैं पर्टिकुलरली चालुक्यन राजा की बात करूं तो आपको यहाँ पर मिलेंगे पुलकेशन, पुलकेशन दी सेकंड। नाउ देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बहुत ही कमाल की, एक बहुत ही बेहतरीन, काफी इंटरेस्टिंग एक कहानी हमें यहाँ पे नजर आती है। उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो आप हर्षवर्धन का मैप देखिए। ये जो मैप आप यहाँ पर मेरे पीछे देख रहे हैं हर्षवर्धन का, इसमें आपको नजर आएगा कि कैसे हर्षवर्धन का एम्पायर जो है वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक सीमित रहा। क्या हर्षवर्धन ने कभी साउथ की तरफ एक्सपेंशन करने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल की है, लेकिन उसको रोका किसने? उसे रोका चालुक्याज ने। तो देयर अ एक बैटल है जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, और वो जानकारी हमें अईहोल इंस्क्रिप्शन में मिलती है। नाउ लेट मी टेल यू, अईहोल जो है वो चालुक्यास का सेकंड कैपिटल हुआ करता था। पहला कैपिटल बादामी होता था, जिसे वातापी भी कहते हैं, और दूसरा अईहोल। तो इस अईहोल नाम की जगह में हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला। उस इंस्क्रिप्शन में हमें जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन और पुलकेशन सेकंड के बीच में एक बैटल हुई थी, जिसमें पुलकेशन सेकंड ने हर्षवर्धन को काफी बुरी तरह हराया। और उसके बाद हर्षवर्धन ने अपनी जो बाउंड्रीज थी उसको नॉर्थ में ही सीमित कर लिया और साउथ की तरफ एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं की। ये जो बैटल हुई है, इसके बारे में हर्षवर्धन के सोर्सेज में बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन अईहोल इंस्क्रिप्शन में इसको काफी डिटेल में बताया गया है। अईहोल इंस्क्रिप्शन लिखा किसने? और देखो, ये काफी समझने वाली बात भी है। पुलकेशन सेकंड भी इसको इसलिए मेंशन कर रहे हैं अपने इंस्क्रिप्शन में क्योंकि वो जीत गए थे। अगर वो हारे होते तो शायद ये वॉर या बैटल का जिक्र ही ना होता। क्योंकि रूलर्स से जुड़े हुए जो सोर्सेज हमें मिलते हैं वो रूलर्स की अच्छाई के बारे में तो बताते हैं, ऐसे कैंपेन्स के बारे में तो बताते हैं जो उन्होंने जीते होंगे, लेकिन हारे हुए कैंपेन्स की जानकारी ज्यादा प्रशस्तियों में नहीं पाई जाती। तो अईहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशन सेकंड से जुड़ा है, और पुलकेशन सेकंड के एक कोर्ट पोएट होते थे जिनका नाम रवि कीर्ति था। उन्हीं रवि कीर्ति के द्वारा ये अईहोल इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। तो चालुक्यास, यहाँ आप चालुक्यास को देखेंगे। इसी तरह से इस रीजन में पल्लवास मौजूद थे। पल्लव और चालुक्यास, इनके बारे में हम मेडिवल हिस्ट्री की जो सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें चर्चा करेंगे जरूर, लेकिन अभी के लिए इस सीरीज में इतना ही। आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको बहुत हेल्प करेगी। और वो जानकारी ये है कि अनअकैडमी प्लस के ऊपर जो 50% डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा था सब्सक्रिप्शन पर, वो आज रात 12 बजे तक वैलिड है। आप 50% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं ARTI1702। नाउ इफ यू आर अ रिपीटर, आप यहाँ पर रिपीटर है, 2023 में आपने एग्जाम तो दिया था, किसी कारण से वो क्लियर नहीं हो पाया प्रीलिम्स का, तो आप यहाँ 2024 को टारगेट करने वाला ये रिपीटर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो आज ही 31 अक्टूबर को शुरू हुआ है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए यहाँ पर हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए 31 अक्टूबर यानी आज ही शुरू होने वाला लक्ष्य बैच जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ 2025 को टारगेट करते हुए फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए भी स्टार्ट हुआ है। 20 अक्टूबर से आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन 0% EMI पर भी अवेलेबल है। यहाँ भी आप रेफरल कोड ARTI1702 यूज कर पाएंगे। अनअकैडमी प्लस के अलावा मैं स्पेशल क्लासेस भी लेती हूँ जिसमें मैं MCQ प्रैक्टिस कराती हूँ। आप मेरी प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आगे आने वाली क्लासेस की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अनअकैडमी प्लस पर अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 5 नवंबर को। ये जो टेस्ट है ये ऑफलाइन रहेगा, इससे जुड़ी हुई डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं या दे पाएंगे तो। यहाँ पर लगभग 100 करोड़ की स्कॉलरशिप दी जा रही है। ओवरऑल पूल जो है वो 100 करोड़ का है, और उसमें हम देख सकते हैं कि टॉप 3 रैंकर्स जो हैं उनको कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं, वर्थ मतलब
3.5 लाख की कीमत के। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन भी एज स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं अगर आप इसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं तो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।